हमारे शो में हमेशा कोई ना कोई नए गेस्ट आते हैं जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, संगीत गीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है जिनका नाम है अमित साना। अमित जो कि इंडियन आइडल फर्स्ट सीजन के विनर रहे हैं और किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और जिनका संगीत में दुनिया भी लोहा मानती है। तो अमित, वेलकम टू दिस शो। आपको बहुत बहुत स्वागत है, आप आए, हमें बहुत ही खुशी हो रही है। थैंक यू इतनी अच्छी इंट्रो के लिए। बट मैं एक छोटा करेक्शन करना चाहूंगा दैट आई डिडंट विन द शो एंड आई वाज, वो बात अलग है कि बहुत जीत हार लगी रहती है जैसा कि आई थिंक है ना, वहां तक पहुंचना ही अपने आप में आप फर्स्ट रनर अप रहे, लेकिन आप हमारे लिए विनर हैं। अभिजीत भी हमारे लिए उतने ही प्यारे हैं और आप भी हमारे लिए उतने ही प्यारे हैं और आपको आज भी लोग उतने ही प्यार से याद करते हैं, आपके गाने आज भी सुनते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात रही है। तो अमित, सवाल पहला आपके लिए कि जो संगीत की दुनिया में आप आए हैं जी, शुरुआत अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं बचपन से लोगों को होता है कि इंटरेस्ट था संगीत में और फिर आप एक सिंगर के तौर पर आगे आ गए। तो एक शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे जर्नी कैसी थी और इंडियन आइडल तक जो पहुंचने का रास्ता था वो किस तरह था? इंडियन आइडल होगा ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं। जर्नी काफ़ी जल्दी शुरू हुई, लाइक 7-8 साल की उम्र में मेरे फादर के दोस्त हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया दैट ही कैन सिंग वेल। गाता था, सबको ही पता था, बट एक्चुअली अच्छा गाता हूँ या नहीं वो उतना पता नहीं था। तो आई वॉज यूज्ड टू एंटरटेन, सबको मैं एंटरटेन करता था बचपन से ही। सो म्यूजिक में इंटरेस्ट बचपन से था, फिर सीखना शुरू किया। लोकल कॉम्पिटिशंस, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस में जाना, भाग लेना, जीतना, ये सब चलता रहा। बट फिर एक दौर आया अराउंड व्हेन आई रीच्ड 11th-12th। उस समय फिर पॉप एल्बम्स बहुत आने लगे, वो सब मैंने देखना शुरू किया। तब तक मैं थोड़ा क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल की तरफ और सुगम संगीत की तरफ ज्यादा था। फिर वहां से सोनू जी के, मैं कहूँगा उनको ही क्रेडिट देना चाहूंगा, मेन क्रेडिट कि उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब एक फोर्स पैदा कर लिया अंदर कि मुझे इस तरफ शिफ्ट होना है, इस तरफ आना है मुझे। तो फिर उसके बाद मेरी जद्दोजहद शुरू हुई। मैं फिर सारेगामा तो हम सब देखते ही थे, तो वैसे देखते देखते फिर लगा कि उसमें जाएं, बट कभी उसमें हुआ नहीं। बट देन थैंकफुली इंडियन आइडल का मौका मिला एंड ऑडिशंस हुए और उसके बाद फिर मैं, वो भी थोड़ा रोलर कोस्टर राइड रहा एंड फिर इंडियन आइडल में आना हुआ एंड वो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। एंड कभी सोचा नहीं था कि इंडियन आइडल में आएंगे तो वो इतना बड़ा शो बनेगा और लोगों को इतना अच्छा लगेगा और मैं इस मकाम पर ऐसे ओवरनाइट सेंसेशन बन जाऊंगा। मैं इनफैक्ट मैं ही नहीं, हमारे साथ के जितने लोग रहे, प्राजक्ता हो, मुकेश पांचोली हो, राहुल सक्सेना हो, अभिजीत, राहुल, अदिति पॉल, एवरीवन। आई थिंक मुझे लगता है आज इतने सालों के बाद ऑलमोस्ट 2 decades होने को आ गए, फिर भी मुझे पता नहीं बाकी सारे जो बाद में शो आए उनके कंटेस्टेंट्स के नाम लोगों को याद है नहीं है, बट आई थिंक जो ऑडियंस हमारी रही उनको अभी भी शो के एक डिटेल्स याद हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग को भी शो के दौरान ये नहीं लगता था कि इतने सालों के बाद भी ये मतलब लोगों को ऐसे इतना अच्छा याद रहेगा। नहीं अमित, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपकी फर्स्ट सीजन जो था जिसमें आप सभी पार्टिसिपेंट थे, लोग आज भी आप सभी को बहुत प्यार करते हैं, विनर कोई भी रहा हो अमित, लेकिन आज भी आप सबके नाम, आप सबके गीत सभी की जुबान पर हैं और लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। आपके लाइव सेशंस होते हैं जो हम खुद भी देखते हैं, तो उसमें लोगों का इतना प्यार आता है कि अमित वी लव यू, आपके एल्बम का इंतजार है वगैरह वगैरह। सो आपसे बहुत प्यार है। तो आगे बढ़ते हैं। आपका एल्बम आया था चल दिए, इस पर कुछ इंस्पिरेशन थी कि क्या सोचा था? क्योंकि आपने आफ्टर द सीजन के बाद ही आपने तुरंत वो लॉन्च किया था चल दिए, काफी पॉपुलर हुआ था वो सॉन्ग भी। तो वो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन था, क्या सोच के आपने वो एल्बम क्रिएट किया? एक्चुअली वो एल्बम तो सोनी ने लॉन्च किया था एंड जैसे उस समय होता था हमारा कॉन्ट्रैक्ट में वो इंक्लूडेड था एंड जो कनेक्ट मेरा ऑडियंस से था उसके हिसाब से मुझे वो गाना विशाल शेखर ने कंपोज किया था, उसे बनाया था और उन्होंने लिखा भी था। तो उनका लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ वो गाना मुझे मिला। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं पहली बार मिलने गया, ये भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं उनके पास मिलने गया तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर एंड उनके स्टूडियो में पहली बार। ये सब तो आप तो जानते हैं, आप रायपुर से हैं, मैं भिलाई से हूँ, बाजू बाजू तो आपको पता है कि वहाँ पर म्यूजिक का माहौल और ये सब कैसे रहा है। छोटी सिटीज
हैं, उस समय रायपुर भी उतना डेवलप नहीं हुआ हाँ, था। हाँ, हाँ। अब तो खैर बात जी अलग हो गया काफी है। अलग हो गई है। तो उस समय हमारे लिए मुंबई अपने आप में बड़ी जगह, म्यूजिक इंडस्ट्री में आप किसी ऐसे एस म्यूजिक कंपोजर डुओ के साथ आप उनके स्टूडियो में जाना, काम करना, वो सारे इक्विपमेंट्स देखना, वो माहौल देखना, वो बहुत बड़ा मतलब एक एक्सपीरियंस होता है आपके लिए। सो एंड आई रिमेम्बर दे वर वेरी जॉली एंड वेरी प्लेफुल विथ मी एंड they were doing mimicries of शेखर is a very amazing मतलब वो बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं कुछ लोगों की। So I remember that and he said that आप जो आए हैं यहाँ पर नीचे काफी बच्चे जमा हुए थे जब मैं आया था वहाँ पे, जब मैं निकला वापस तो उनको पता नहीं कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जब यहाँ पे संजय दत्त आए थे तब भी शायद इतने बच्चे यहाँ पे मतलब लोगों को पता नहीं चला था। एंड यू आर वेरी ट्रूली ब्लेस्ड। सो ये सारी चीजें याद रहती हैं। एंड एज फॉर द इंस्पिरेशन आई से आई थिंक अपने आप में चल दी है, स्टिल इंस्पायर्स पीपल। आज भी मैं बहुत लोगों का के मुझसे सुनता हूँ कि दे लिसन टू इट एवरी डे। तो मुझे लगता है कि आई थिंक वो गाना जिस पर्पस से बना था, और होता है ना हर किसी का अपना एक डेस्टिनी होती है, मुझे वही गाना मिलना था और वही मेरा मतलब एक जगह होनी चाहिए थी। भले दैट्स व्हाई मे बी आई गॉट दैट रनर अप पोजीशन। सो मुझे इसलिए हर चीज की खुशी है, ऐसा कोई कभी लगा नहीं मुझे। तो हमें जब हम जो बात कर रहे हैं उस वक्त सोशल मीडिया ना के बराबर था। अगर कहें मीडिया की बात तो आपके इंटरव्यूज था ही नहीं बिल्कुल। यूट्यूब तो जरूर था उस वक्त भी, लेकिन आप लोगों के इंटरव्यूज न्यूज़पेपर्स में आए, न्यूज चैनल्स में इस तरह से आए थे, इवन दैट एफएम ने कवर किए थे, तो उन चीजों पे आप काफी पॉपुलर हो गए थे। तो फर्स्ट रनर की तरह नहीं, आपको विनर की तरह लोगों ने ट्रीट किया, इतना प्यार दिया। हमने देखा था आपके लिए भीड़ जो जुटती थी वो रियल भीड़ होती थी। आजकल तो कहा जाए तो खरीदी हुई भीड़ मिल जाती है, वो समय जो रियलिटी थी, जो प्यार था वो आपको मिला था। राइट, वी आर वेरी लकी। हाँ, तो अगर मैं कहूँ तो जो शुरुआत हुई थी चल दिए, फिर कैसे सफर आगे बढ़ा, और आपको सबसे बेस्ट अगर मेमोरी में कहूँ तो सबसे अच्छा काम करके किनके साथ लगा, कौन सबसे बेस्ट आपके लिए म्यूजिशियन थे या जिनके साथ काम करके आपका सपना पूरा हुआ, ऐसा कुछ है इंसिडेंट? जो मेरी जर्नी रही, मैंने दैट एल्बम चल दिया वाज प्रोड्यूस्ड बाय सोनी, तो उनके हिसाब से उनका खैर वो गाना मेरे पसंद का ही था, जैसा मुझे साउंड अच्छा लगता था, जिस तरीके का म्यूजिक, तो वैसे ही रखा उन्होंने। फिर उसके बाद मेरे बड़े मन में एक इच्छा थी कि जो मेरा म्यूजिक का सेंस है, जो जिस तरीके का म्यूजिक मैं सुनाना चाहता हूँ, तो फिर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय ओन एल्बम। मेरा सेकेंड एल्बम आया था यादें 2009 में। तो उस पे मैंने खासा मेहनत किया, मतलब आई डिडंट कंपोज ऑल द सॉन्ग्स, बट वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस रहा कि म्यूजिक बनता कैसे है, यू नो, कैसे हम जो पॉप एल्बम्स में आज तक सुनता आया हूँ एज अ लिसनर, नाउ एज आई प्रोड्यूस दैट एल्बम, तो एज अ प्रोड्यूसर मैं कैसे करूँ। तो इट काफी डिफिकल्ट, काफी एक्साइटिंग जर्नी रहा, बिकॉज फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कैसा होता है ये सब मुझे पता चलने लगा उसके बाद। एंड आई थिंक काफी मेहनत भी किया हम लोगों ने इस एल्बम के पीछे, एंड अभी भी लोगों को याद है। उसका जो टाइटल सॉन्ग है यादें, इट स्टिल रिंग्स with people and they still say that it's an amazing song, and I think वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक accomplishment जैसा लगता है मुझे, because एक सिंगर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए उसका कोई क्रिएशन रह जाए, you know, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मुझे अभी बहुत सारे गाने करने हैं, बनाने हैं, मैंने खासा लंबा गैप ले लिया, but I'm still happy that 2 or 3-4 of my songs they are still popular, people still love listening to it, और होता है ना वो हमेशा के लिए है। आप कोई भी नया सुनेगा उसको या कोई पुरानी आप फिर से आप सुनेंगे, आपको वो इतनी ही खुशी होगी सुनकर। those songs are going to be there, so वो एक चीज रहा with यादें। एंड देन उसके बाद जर्नी अगर कहें बहुत यादगार जो मुझे रहा, मैं संदेश शांडिल के साथ मैंने काम किया, मैंने राम संपत जी के साथ काम किया, अनु मलिक जी के साथ मैंने काम किया। आई रिमेम्बर सबसे पहले मैंने आई थिंक अनु मलिक जी के लिए ही रिकॉर्ड किया था, थी मेरी दास्तां। और कमाल की बात यह वो गाना लोग आज भी बहुत पसंद करते हैं, जस्ट अ डुएट अनुराधा पौडवाल जी के साथ। तो मुझे हैरान करता है उस गाने में मेरे ज्यादा लाइन नहीं है, बहुत छोटी सी, आई थिंक एक पैरा होगा, एक स्टैंजा होगा, एंड मैंने गाने को शुरुआत भी नहीं किया है, ठीक है। तो
लोग अभी भी इतना पसंद करते हैं उन 4 लाइनों के लिए। मुझे लगता है कि ठीक है, क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आता है। सो बट आई रिमेम्बर लाइक रिकॉर्डिंग दैट सॉन्ग, आई वाज वेरी स्कैर्ड। अनु मलिक जी के सामने और फिर एम्पायर स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा है वो चीज़। सो बड़ा डर लग रहा था मुझे, क्योंकि वो एक एक छोटे छोटे न्यूएंसेस पकड़ते थे। सामने इतना बड़ा माइक, जो कंडेंसर माइक बोलते हैं, सुपर सेंसिटिव माइक, और हम लोग तो खुला गाने वाले, मतलब आदत है हमें, उतना पता नहीं था माइक को कैसे हैंडल करना है सब। तो ऊपर से वो बड़े कड़क। तो मैंने देखा अनुराधा जी को भी, मतलब थोड़ी बहुत वो, मतलब उनका भी सुधार रहे थे कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है थोड़ा। तो मैं बोला कि इनको ही सुधार है, मेरा क्या होने वाला है। बट somehow निकल गया। एंड देन he really liked मतलब my voice, the way I sang. एंड मुझे कभी लगा नहीं, मुझे लगा था ठीक है, आई मीन अच्छा गाना है, सुंदर गाना है, बट लोगों को इतना अच्छा लगेगा ये मुझे इसका आइडिया नहीं था। नहीं, काफी प्यार आपको दिया गया। अब कहा जाता है ना कि अगर आपका फेवरेट कोई पसंदीदा शख्स है तो उसकी कहीं एक बात भी लोग सुनते हैं, 1000 बार सुनते हैं। तो उसी तरह की बात आपसे जुड़ी रही है। ये तो मैं कुछ खुद पर्सनल बोलती हूँ, मैं तो आपकी फैन रही हूँ। तो अगर आगे बढ़े तो आप जो कंटेस्टेंट थे, जितने भी अभिजीत थे या फिर और राहुल वगैरह थे, तो उनके साथ कैसा बॉन्ड था तब, और आपको तब में और अब के रियलिटी शोज में आपको क्या डिफरेंस लगता है कि तब ज्यादा सेंसिबल कंटेंट के साथ काम होता था या आज हो रहा है, या क्या कुछ सुधार आपको ऐसा लगता है कि होना चाहिए? बिकॉज सिंगिंग शो काफी आ चुके हैं आजकल मार्केट में, बच्चों के लिए काफी है, यंगर जनरेशन के लिए काफी है, तो काफी डिफरेंसेस है उनमें। तो अब आप काफी सीनियर सिंगर भी हो चुके हैं, आप पहले सीजन के भी नहीं है, तो उम्र से सीनियर हो रहे हैं। नहीं तो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ जोक, बट या इट्स लाइक आपके क्या देखना है, आपकी नजर क्या कहती है कि क्या होना चाहिए, पहले क्या था, अब क्या था, डिफरेंसेस और क्या सुधार आपको? मुझे ऐसा लगता है ये एक टाइम की बात है, सही गलत तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज जैसे जैसे बीतता जा रहा है वक्त तो थिंग्स आर गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। हमें भी अब देखिए आज 4K में हम लोग देखते हैं, पहले एक टाइम था सिंपल टीवी भी देख के एंजॉय कर लेते थे, पर अगर अभी कोई वो टीवी दिखाएगा हम नहीं देख पाएंगे शायद। हमें आदत पड़ गई है ना इस चीज की। वैसे रियलिटी शोज भी हो गए, उस समय क्या रियलिटी शोज सिंपलर होते थे, इमोशन ज्यादा डीपर, मतलब इट यूज्ड टू टच, गो इनसाइड मोर डीपली। तो वो उसका एक रीजन था, मुझे लगता है कि उतना सोशल मीडिया में जैसा ऐसे स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो लोगों का दिमाग उतना इंगेज नहीं था, तो जो चीज आती थी वो अच्छे से रजिस्टर करती थी। तो जैसे इंडियन आइडल आया, खैर उसके पहले कोई रियलिटी शो आया भी नहीं, और जैसे इंडियन आइडल आया उसका एक फॉर्मेट इतना नया था, और जिस तरीके से हम सब लोग आए, यू नो, तो छोटे छोटे शहरों से और प्रॉपर ऑडिशंस मतलब कंडक्ट हो रहे हैं, सब सारा चीज हो रहा है, तो आई थिंक ऑडियंस को बहुत ज्यादा वो रिलेट किया। और अगर कहूँगा दोस्ती यारी के बारे में, तो मैं ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि मुझे अभी का आइडिया नहीं कि कैसा है, बट इतना जरूर है कि उस समय एक उतना रश जैसा नहीं था हमारे बीच में। हमको ऐसा, हम मतलब बोलते हैं ना कि इत्मीनान से हम लोग अपना काम थोड़ा करते थे, एंड वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट फॉर श्योर। एक ऐसा प्रेशर नहीं था क्योंकि हमारे पहले कोई भी नहीं आया था, वी वर द फर्स्ट। तो मुझे लगता है कि वो चीज जो है ऑडियंस के लिए भी वैसी ही रही, और इसलिए जैसे आपने अभी बात हुई कि जहां भी जाते थे भीड़ लगती थी, तो भीड़ शायद आज नहीं लग पाती है वो चीज की, बिकॉज उस समय जेन्युइन कनेक्ट था ऑडियंस का। मतलब मैं जितने लोगों से मिलता था उनको ऐसा लगता था कि मैं उनका अपना ही बच्चा हूँ, और हम सबके लिए ऐसा ही लगता था कि इतने प्यार से आके, मतलब आंटीज अंकल्स और मतलब ग्रैनीज, सब लोग इतने प्यार से मिलते थे, मुझे लगता है मेरी दादी है या फिर मेरे ही कोई पहचान के हैं। इतनी खुशी होती थी उनके, और ऐसा कुछ हमसे कुछ चाहिए नहीं उन्हें। उनको ऐसा लगता था कि यार इनको हमने वोट किया है, हमारा बच्चा है, वो एक फीलिंग रहती थी। आज के डेट में जब मैं लोगों से सुनता हूँ, डेफिनेटली वो लोग तारीफ करते हैं कि अच्छा गा रहे हैं बच्चे सब, पर उनके मन में उनके लिए वो जो एक प्यार है ना, मुझे लगता है उतना जो डीप कनेक्ट है, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है वो चीज। क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस का जो माइंड है इतना ऑक्यूपाइड है पहले से कि आप शो को जैसा भी बनाओ, वो चीज उतनी अंदर गहरी जो जानी चाहिए वो जा नहीं पा रही है फॉर सर्टेन रीजंस। और मुझे लगता है भी है कि अभी के शो में इतना ज्यादा जो मल्टीपल लेयर्स में शो बनता है, उसके अंदर हर एलिमेंट आ जाता है, तो उसके वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है
ऑडियंस को भी लगता है कि शायद पहले के शो सिंपलर थे, थोड़े और ज्यादा यू नो लाइटर ऑन द माइंड मे बी, और अभी के शो बहुत लंबे खींचते हैं, चलते रहते हैं, यू नो दैट ड्रामेटिक टाइप, हाँ लंबे खींचते रहते हैं, तो फिर वो थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है वो भी ऑडियंस के लिए नॉट सो ओके। तो मतलब और बच्चों का जो रियलिटी शो आ रहे हैं, बीच में कई सारी कंप्लेंट्स थी कि बच्चों को ओवर टाइम करा रहे हैं ये सब, अब वो मतलब एक कहीं ना कहीं आपको भी व्यू आता होगा कि इस पे क्या है थॉट प्रोसेस आपका, कुछ है कि बच्चों को लेकर जो रियलिटी शोज बन रहे हैं, सिंगिंग शोज, तो उसमें रियल में बच्चे को टैलेंट सामने आ रहा है, या आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है? मतलब एक राय हम जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि खैर इसे मेरी अपनी राय है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो बचपना का जो इस वक्त का टाइम रहता है ना, वो बड़ा कच्चा रहता है दिमाग, उसके ऊपर हमारे ऊपर ही रियलिटी शो का इतना इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि इतनी तारीफ होती है, इतना लाइमलाइट मिलता है, इतना मीडिया कवरेज मिलता है, इतनी वाहवाही मिलती है, तो कहीं ना कहीं हम खुद ही भटक जाते हैं उस चीज से कि यू नो एक जो ग्राउंड रियलिटी होती है, आपकी जानते हैं आपकी कमियां क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बट फिर आपको भी लगता है नहीं यार आई एम गुड, अच्छा, तो इस चीज का असर बच्चों पे और ज्यादा पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है, और उनकी एजुकेशन भी रहती है साथ ही साथ, तो वो अपना स्कूलिंग तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो स्कूल में वापस जाते हैं, फिर वो सुपरस्टार जैसे बन जाते हैं, तो उनकी माइंड में मुझे ऐसा लगता है एक ना कैसे कोलाहल पैदा हो जाता है, एक डिस्टर्बेंस जैसा पैदा हो जाता है, हैंडल करना इस चीज को मतलब मोस्ट मुझे लगता है कंटेस्टेंट्स के लिए डिफिकल्ट रहता होगा, बिकॉज फिर उसके बाद ये तो है म्यूजिक एजुकेशन भी बची हुई रहती है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है हम इंडस्ट्री में आ गए, अब हमको काम करना शुरू करना, उनके अंदर वो चीज आ जाती है कि अब मुझे काम करना शुरू कर देना, जबकि वो एज है नहीं, वो एक इंडिविजुअलिटी आ जाती है उनके अंदर। सो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा पढ़ लिख जाओ, उसके बाद थोड़ा अपने आप को वक्त दो, अपने हिसाब से मैच्योर हो जाओ, और उसके बाद फिर अगर आप रियलिटी शोज में आप आगे आते हैं, हालांकि देयर आर एक्सेप्शंस लाइक सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, वो एक्सेप्शंस है क्योंकि उन्होंने वो भी बचपन में ही आए और फिर बहुत बड़ा नाम कमाया, बट उसके अलावा बहुत किसी को देखने का मौका हमें भी मतलब लोगों को मिल नहीं पाता, बिकॉज फिर उनकी एजुकेशन आ जाती है, सब आ जाता है, तो मुझे लगता है कि आई थिंक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ठीक है, बट मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी एडिशनल प्रेशर ऑन किड्स ऑफ दैट एज। और ये अगर कहा जाए कि जो आपने कहा इंस्टेंट फेम मिलता है, बच्चे अगर स्कूल में लौटते हैं या कुछ भी होता है तो सुपरस्टार की तरह ट्रीट होते हैं, बट ये भी देखने में आता है अमित कि बच्चे जितनी जल्दी अर्न करते हैं शो से, उतनी जल्दी डाउनफॉल में भी चले जाते हैं, जो आजकल देखा जाए हर दूसरी खबर का भी हिस्सा है, और हम इसे देखते हैं लाइफ में भी कि कल को वो विनर था लेकिन कल के दिन इज लाइक अब वो डाउनफॉल में है, उसको लेके ऐसा चलता है कि ना बेघर हो गया है, जो भी व्हाटएवर, या उसके घर को लेके इस तरह की जो बातें चलती है, तो वो क्या लगता है ऐसी चीजें आनी चाहिए, और ये ऐसा क्यों होता है? क्या वो उस चीज को कैश नहीं कर पाती, यानी जो बच्चे या जो विनर्स हैं या यंगर जनरेशन है वो उस विक्ट्री को संभाल नहीं पाते हैं, कि क्या होता है? आपको क्या लगता है इन चीजों का रीजन? उनकी तो कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज वो उम्र ही नहीं है। आप उस समय कैसे काम करोगे? आप उस समय देखिए, अगर मैं लड़कों की बात करूं, उनकी वो आवाज ही नहीं आई रहती है, उनको एक आध गाना मिल गया, ठीक है, दैट वॉइस इज नॉट अ हीरोज वॉइस, ठीक है। सेकेंड चीज, उसके लिए बहुत परिपक्वता चाहिए, थोड़ी सी जीवन की भी परिपक्वता होनी चाहिए अगर आप एक कैरेक्टर के लिए गा रहे हैं आप, क्योंकि फिल्म्स आर ऑल अबाउट लाइफ, लाइफ की ही सिचुएशंस उसमें आती हैं, उसमें किसी अगर कोई भी कैरेक्टर आप दिखाते हैं, उसको ड्रामेटाइज करते हैं, उसके पीछे डेप्थ होती है, उसके पीछे एक कैरेक्टराइजेशन होता है, यू नो, तो वो चीज समझने के लिए एज अ सिंगर आपको भी कुछ थोड़ी सी एक मैच्योरिटी लाइफ की आनी जरूरी है। तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे तो वो टाइम ही नहीं है आपका ये सब, वो आप यू आर स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर मदर फादर, यू स्टिल नीड देम टू मेक योर डिसीजंस। उस समय आप कैसे अपने आप को एक उस जगह पे एडल्टहुड में कैसे पहुंचा दोगे, यू नो। सो मुझे लगता है ये उनके लिए गलत होता है, बिकॉज वो डिप्रेशन में चले जाते हैं इसकी वजह से। बिकॉज क्या होता है कि जब बच्चा घर का एक फेमस हो जाता है तो घर वाले भी आस लगा बैठते हैं, वो भी उसको सामने करने लग जाते हैं, उसके यू नो कहीं ना कहीं उसके शोल्डर पे राइड करने लग जाते हैं, तो एक प्रेशर उधर से भी क्रिएट होता है। मैं हर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज शोज आते हैं, पैसे आते हैं, ठीक है ना, तो वो पैसे आते हैं घर पे तो सबको अच्छा लगता है, बट वो कोई समझ नहीं पाता कि उस बेचारे के ऊपर ना वो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और वो खुद को भी उसको लगने लगता है कि अब मेरे पर पूरे घर का दारोमदार आ चुका है, जिम्मेदार समझने लग जाता है। तो वो उम्र नहीं है ये चीज का सब सोचने की, कच्चा रहता है माइंड आपका, तो अगर वो नहीं होगा
तो वो आप डिप्रेस हो जाएगा बच्चा, डिप्रेस होगा तो वो सबसे खराब मतलब एज है डिप्रेस होने की। उस समय खुश रहना चाहिए, उस समय तो जीवन के थोड़े मजे लूटने चाहिए इंसान को। तो एक और चीज देखने में आया हमें, जैसे हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया स्टार्स बन रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, एवरीथिंग इज लाइक गुड, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। बट आपको क्या लगता है किस हद तक सही है सोशल मीडिया, किस हद तक ये हमें अप्रोचेबल बना रहा है कि पॉजिटिव वे पे बढ़ा रहा है, कि यंगर जनरेशन आखिर मतलब क्या सही कर रही है? हम उस जगह से आते हैं, यू एंड मी, कि उस समय सोशल मीडिया नहीं आया था और अब सोशल मीडिया अपने हाइप पे है, तो उसमें ही आर्टिस्ट आने लगे हैं, आपको उसमें इन्फ्लुएंसर स्टार्स मिलने लगे हैं, सो कॉल्ड स्टार्स। तो उनको लेके आपका क्या कहना है, आपका क्या थॉट है कि सोशल मीडिया कितना सही है और यंगर जनरेशन उसको कितना यूटिलाइज कर पा रही है, या उसे किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए? आपका सजेशन अगर हो या आपकी सोच इस पे क्या आती है? मैं तो कोई नहीं होता सजेशन देने वाला, बट इतना जरूर बता सकता हूँ, बिकॉज हम उस एक टाइम से आते हैं जब सोशल मीडिया था ही नहीं, तो वी नो दैट वर्ल्ड एज वेल एंड वी नो हाउ इट इज नाउ टुडे। तो मुझे इतना लगता है कि सोशल मीडिया का एक अच्छी चीज ये है कि हर किसी को वो एक पावर एक मिल गया है, कि आप खुद क्रिएटर बन सकते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। ऐसे टूल्स वो किस बेसिस पे मिला वो पावर? बिकॉज लोगों को लगा अरे ये तो इजी है, किया जा सकता है। बिकॉज सोशल मीडिया ने टूल्स दे दिए आपको, फिल्टर्स दे दिए आपको, ऑडियो क्लिप दे दिया, अरे आप हीरो हीरोइन जैसे लिपसिंग करते थे, आप भी करिए, आपको फिल्टर्स दे दिए, है ना, ताकि आपको कुछ करना भी ना पड़े, फोन में कैमरे आ गए और आप हर कोई अच्छा लगता है, बाल बनाता है, स्लो मोशन में वॉक कर लेता है, पीछे म्यूजिक चल जाता है, लिंकिंग पार्क का जो भी एक म्यूजिक चल जाता है, तो लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है अरे यार ये तो मतलब हम ही हैं जो हीरो लग रहे हैं, है ना, फिर वो भी बनाते हैं ऐसे। तो ये एक सिलसिला है, बट मुझे लगता है इसकी वजह से ना टैलेंट एक इंसान का वो सैक्रिफाइस होता है कहीं ना कहीं, और ये बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का लोगों के बीच में। बिकॉज एक होड़ लग गई है, अब वहां से फॉलोअर्स की होड़ लग गई, अब लोग फॉलोअर्स खरीदते हैं, क्योंकि जल्दी नहीं बनते तो खरीदते हैं। ये जो शॉर्टकट है ना, सोशल मीडिया हैज क्रिएटेड अ लाइफ ऑफ शॉर्टकट। तो ये एक बबल जैसा है, आप इस बबल में रहते हैं। अब जब वहां से हम मतलब थैंकफुली जहाँ से हम आते हैं, हम वी यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट, हमें तो पता भी नहीं था ये सारी चीजें। तो बोलते हैं भाई हर दिन रियाज करो, हर दिन प्रैक्टिस करो, या किसी को भी मैंने देखा, अपने फादर को देखा, अपने भाई को देखा, जिसको भी देखा है, प्रॉपर काम सीख कर फिर उस काम के थ्रू आप एक अपनी जगह बनाते हो सोसाइटी के अंदर। अभी ये सोशल मीडिया एक ऐसा काम है जो मेरे भी उतना समझ नहीं आता है। आप इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हैं, आपके हो जाते हैं, फिर आपको प्रोडक्ट्स भी इंडोर्स करने को मिल जाता है कहीं ना कहीं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करने लगते हैं। बट अगर आसपास देखें तो कितने लोग यही चीज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज ईजी फॉर एवरीवन टू डू। मैं लड़कियों को देखता हूँ अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेती हैं, हालांकि एक चीज अच्छी हुई है कि सब जिम जाने लग गए हैं, फिट होने लग गए हैं सारे लोग, ये चीज अच्छी हो गई है। बट एक चीज है कि उसकी वजह से क्या है कि आप ये इजी है, एक अच्छी चीज है कि आप फिट हो गए, बट एट द सेम टाइम कि आप वही चीज कर रहे हो जो हर कोई कर रहा है वो चीज। तो एक प्रॉपर इंडिविजुअलिटी, प्रॉपर प्लेस जो आपके लिए होना चाहिए, वो इंसान बना नहीं पाता है। वो हमेशा एक इनसिक्योरिटी में रहता है, यू नो, कि मेरी जगह तो कोई भी आसानी से ले सकता है, कभी भी जा सकती है, ऐसे जा सकती है। तो बेचारा पागलों की तरह कंटेंट बनाता है, हर दिन 3 वीडियो 4 वीडियो शूट कर रहा है, यू नो, ऐसे। तो मुझे थोड़ा सा देखकर मुझे अभी भी नहीं पता, मैं सारी बातें बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है जिस काम करती है और आगे शायद इससे और लोगों को फायदा हो या सोसाइटी को, पर मुझे ऐसा लगता है ये लोगों को कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट भी कर रही है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, हम पहले 5-7 मिनट के गाने बनते थे, फिर वो कट डाउन हुआ, 4 मिनट पे आया, 3.5 हुआ, आज 3.5 2.5 पे आ गया है, यू नो, बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं है। शुरू होते साथ गाना अच्छा लगना चाहिए 2 सेकंड के अंदर, और फिर अच्छा लगे तो आगे सुनेगा, नहीं तो चेंज। अब 1 मिनट ओरिजिनल आ गए हैं, अब मैंने सुना 15 मिनट ओरिजिनल आए, 1 मिनट ओरिजिनल, अब 30 सेकंड हो गया, 15 सेकंड। तो आप ये सोचिए कि 15 सेकंड का एंटरटेनमेंट क्या होता होगा, या 5 सेकंड का एंटरटेनमेंट क्या होता है। मैं देखता हूँ अपने फादर को अपने घर पे, मैं देखता हूँ ऐसे, फोन पहले ऐसे भी होता था, टाइप क्यूच होता था, ऐसे होता है बस, स्क्रॉल होने लगा है, स्क्रॉल होता है। सो इट इज
मतलब a way of influencing your mind continuously into entertainment and it makes you less productive also. Overall मैं बोलूँगा मुझे नहीं लगता कि जिस चीज से सोसाइटी को बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है, आपका माइंड ग्रो नहीं कर रहा है, यू नो, मुझे लगता है वो चीज किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं हो सकती। काफी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है हमें, तो इसमें हम आगे एक स्टेप में ये पूछना चाहेंगे कि फिलहाल मेंटल हेल्थ पे बहुत बातें होने लगी, जिससे आप भी अवेयर हैं इन चीजों पे, तो मेंटल हेल्थ को लेकर आप कितने अवेयर हैं? आपको क्या लग रहा है कि अभी कितनी ज्यादा जरूरत है मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की? हर एक जनरेशन का अपना एक एरिया है मेंटल हेल्थ को लेके, हर कंसर्न्स हैं, तो आपका क्या कंसर्न है इस पे? आप क्या सोचते हो कि इट्स अ रियलिटी कि मेंटल हेल्थ जैसी चीज है, अगर है तो उसे क्या कैसे संभालना चाहिए? मतलब एज अ सिंगर, एज अ यू नो दैट आप जिस इंडस्ट्री में हैं वहां पे सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ को लेके समझ में आता है कि स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, सब तरह की चीजें आती है, मिक्स फीलिंग्स, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए? मेंटल हेल्थ को लेकर क्या अवेयरनेस होनी चाहिए आपके हिसाब से, और कितना काम हो रहा है और क्या काम होना चाहिए, आपको क्या लगता है? Of course, mental health तो even I'll say that I have been मतलब मेरे को भी एक्सपीरियंस हुआ ही है इसका, मतलब ये कि ये एग्जिस्ट करता है फॉर श्योर। तो मैं कहूँगा मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर in today's world. There are multiple reasons. Because पहले तो सोशल मीडिया है, आपको जो लोगों से आप बात करते हैं तो उनके डायरेक्ट ओपिनियंस आपको मिलते हैं, आप ट्रोल हो जाते हैं, यू नो, आपको इंस्टेंट वो क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट वर्ड, ग्रेटिफिकेशन, यू नो, अच्छा लगने लग जाता है आपको, और एवरीथिंग स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड दैट, यू नो। छोटे से गांव का इंसान भी वो रील लगा के अपने वो देख रहा है नीचे कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, तो ये बहुत अंदर तक जा चुका है। एंड तो मेरे हिसाब से जैसा अभी नेटफ्लिक्स हो गया है, इतना एंटरटेनमेंट है ना आपको, आप इतना इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं डे एंड नाइट। मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट हैंडलिंग योर इमोशंस। आप हमारी मम्मी पापा को देखिए, दे आर स्टिल स्ट्रांग, एकदम रॉक सॉलिड है वो अभी भी हंसते हैं। हाँ, अभी भी उनको डिप्रेशन क्या है तो छोड़ ही दीजिए, उनको पता ही नहीं डिप्रेशन क्या होता है, बिल्कुल सही, उनको ये वर्ड ही उनके लिए एलियन है। पर हम जानते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, ये चीज। तो इसके रीजंस क्या हैं? इसके रीजंस यही है कि हमने बाहर जाना, लोगों से मिलना, रियल चीजें जो हम करते थे वो चीजें करना छोड़ दिए। आजकल आप मोबाइल में आप रहते हो, तो रियल से रील में आ गए, रियल से रील पे आ चुके हो आप हर चीज में। आप गेम्स खेलते हो, पहले हम रियल गेम्स खेलते थे, पहले हम खुद रास्ता फाइंड आउट करते थे लोगों को पूछकर, याद करके। सो अब दिमाग रोबस्ट रहता था, उसको एक्सरसाइज होता था। टू बी, अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना, तो दिमाग का एक्सरसाइज होता था। अब क्या होता है? अब नहीं होती वो सारी चीजें। आप गेम्स भी, आप एक से वहां पे दूसरा मोबाइल बैठ के पकड़ के रखा हुआ है, आप यहाँ पे मोबाइल पे आप रियल टाइम गेम, शूटिंग गेम्स एंड ऑल दिस थिंग्स यू आर प्लेइंग। सो इट इज टेकिंग अ टोल ऑन द माइंड फॉर श्योर। फिर आप इससे छोड़ते हैं, आप सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, उधर से आप फिर नेटफ्लिक्स पे चले जाते हैं, सीरीज पे चले जाते हैं। पहले हम हफ्ते में एक एपिसोड देखते थे, आजकल एपिसोड की लाइन लगी रहती है, सीरीज की लाइन लगी रहती है। तो आप सोचिए, इतना एंटरटेनमेंट, इतना माइंड को एक्साइटमेंट मिलेगा इजीली, तो माइंड क्या करेगा? नहीं, हैंडल नहीं कर सकता, उसको ड्रेन हो जाता है, यू नो। सो मेरे को लगता है मेंटल हेल्थ हर किसी का, आई एम वेरी श्योर कि आपकी प्रोडक्टिविटी गिर चुकी है फॉर श्योर। एंड हर किसी को ये रियल फैक्ट है। माता पिता को समझने की जरूरत है कि कैसे हम इस चीज से बाहर निकलें। कुछ तरीके जो मुझे समझ आते हैं वो ये है कि आप कोई क्राफ्ट सीखें, आप कोई भी, जैसे आप इंडस्ट्री की बात आप कर रहे थे कि इंडस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम, मुझे लगता है इंडस्ट्री इज स्टिल इन अ गुड प्लेस। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो, आप अपने लाइंस प्रैक्टिस करते हो, यू नो, आप कैमरा के सामने आप कैमरा टेस्ट देते हो, आप कैसे एक्ट करना है, ये सारी चीजें देखते हो, सीखते हो, और वो रियल टाइम काम है। मतलब आप सीख रहे हो, आप माइंड लगा रहे हो, कैसे बोलना है, अपने हाव भाव कैसे रखने, कैसे एक्ट करना है, कैसे गाना है, तो ये सब रियल काम है। तो हमारी पूरी इंडस्ट्री रियल काम में ही है इन अ वे। मैं इसको नहीं भूलूंगा, मैं रील्स और ये सब की बात नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे कभी भी नहीं लगा वो चीज। आज हो सकता है वो भी इंडस्ट्री का ही पार्ट है, बट मुझे लगता है कि ये चीज अभी भी थोड़ी नई है।
तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो लोग एक्चुअली एक्ट करते हैं सीरियल्स में, सीरीज में, ये सब चीज़ में आते हैं, गाने गाते हैं, माइक के पीछे जाते हैं, फिल्म्स में गाते हैं, या एल्बम्स या अपने सोलो सॉन्ग्स निकाल रहे हैं, यू नो, सो वो मुझे लगता है कि वो उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है चीज़ों की, तो उनका माइंड एकदम हेल्दी रहता है, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग वेरी रियल, प्रैक्टिसिंग समथिंग। सो इस मेंटल हेल्थ से लड़ने का एक ही तरीका है कि आप किसी काम में अपने आप को अच्छा बनाने लगें। उस काम में आपका दिमाग भी लगना चाहिए, उस काम में आपकी बॉडी भी इन्वॉल्व होनी चाहिए इन सम वे और अदर वे, यू नो। तो वो माइंड को एक नयापन देती है। सेकंड मोस्ट, मैं सेकंड नहीं कहूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इफ यू कैन गेट इनटू मेडिटेशंस, यू नो, तो वो एक नया, मतलब एक आयाम अभी, और मतलब हमेशा से था, बट अब मुझे लग रहा है कि लोगों को बहुत एक्सेप्टेंस आ रही है उस चीज की। स्पिरिचुअलिटी इज अ न्यू वे फॉर लिविंग। या एब्सोल्युटली, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। इट इज ऑल अबाउट मेकिंग योर माइंड सुपर एक्टिव, सुपर सेंसिटिव, सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर रोबस्ट। मतलब इट इज नॉट समथिंग जो लोगों को लगता है कि ये दुनिया छोड़कर, और ऐसा नहीं है। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट एक्सेसिंग योर हायर कॉन्शियस, योर सुपर माइंड, which is capable of doing anything and everything, you know। तो जहां पर जाकर आपके अंदर का गुस्सा या फिर आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन, आपके अंदर का डर समाप्त होने लग जाता है। तो यही तो हम चाहते हैं, यही तो हमें लाइफ में चाहिए, ताकि हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें। तो ये एक चीज है जो आपको करना ही मतलब चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा हर किसी को जो भी सुन रहे हैं, दो चीजें आप कर सकते हैं। एक तो स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशंस की तरफ आप कोई ना कोई एक रास्ता इख्तियार करें। योगा है, एक्सरसाइज है, ये सब आप करने की कोशिश करें। असली दुनिया देखें, असली काम सीखें। कोई भी काम हो सकता है, आप पेंटिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज, बुके बनाना सीख सकते हैं, कोई एनीथिंग, XYZ एनीथिंग। और उस पे आप फिर अगर वही सी सोशल मीडिया में आप डालना चाहते हैं, देन दैट मेक सेंस। वो मजा आता है, क्योंकि आप सीखते भी चले जाते हैं और आप चार लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। उनको भी लगता है कि यार ये हार्ड वर्क है कुछ करना। तो अभी आप लाइव सेशंस करते हैं, कुछ लाइव शोज कर रहे हैं, तो आगे हमें कुछ देखने को मिलने वाला है आपकी तरफ से? आई थिंक there's a lot of content that I'm making, and I am also eagerly waiting, because मैं चाहता हूँ वो चीज़ सही अंदाज में, सही तरीके से, सही शक्ल में बाहर आए। तो खुद मैं भी काफ़ी वेट कर रहा हूँ कि वो चीज़, वो गाने जो मैंने बनाए हैं वो बाहर आए जल्दी। एंड फिलहाल तो मैं बना रहा हूँ गाने, एंड कोशिश रहेगी कि इस साल से शुरुआत थोड़ी अच्छी हो मेरी, क्योंकि इतने वक्त मैंने आई थिंक कहीं ना कहीं एक ब्रेक लिया हुआ था। एंड तो इसे कमबैक कहा जाए आपका? कोशिश तो वही है मेरी, और कहना भी चाहिए। मुझे कुछ याद आ रहा है अमिता, इफ यू रिमेम्बर 2020 में कोविड लॉकडाउन कैसा रहा था, और इफ यू रिमेम्बर हमने उस दौरान एक म्यूजिक बनाया, कंपोज किया, आपने मुझे हिंट दिया और हमने मिलकर किया था। तो वो आपको थॉट कैसे आया था, और कोविड आपका कैसा था, ये मैं जानना चाहूंगी। इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें सोनू निगम जी ने सामने से आपकी और हमारी टीम की तारीफ की थी, उन्होंने शेयर किए थे हमारा पोस्ट, तो काफी इंस्पायरिंग था हम सबके लिए। तो उस पे मैं चाहूंगी कि आप अपनी मतलब सोच भी शेयर करें कि कैसा आया था और आपका कोविड कैसा गया था। कोविड तो खैर क्या कहें, डरावना ही था। ऐसे ऐसे सपने आते थे मुझे कि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ और मुझे सब लोगों ने पकड़ लिया, छू लिया, और कोविड हो गए। ऐसे ऐसे भयानक सपने आते थे, मतलब ऐसा हो गया था कोविड। आई थिंक हर किसी के लिए इतना ही वो मतलब टेरिफाइंग टाइम था वो चीज़। तो खैर मोस्टली तो कोविड का टाइम इंस्टा लाइव और फेसबुक लाइव में निकला, एंड काफ़ी एंजॉय भी किया उस समय को, लोगों से कनेक्ट होने में। और ये भी पता चला कि अकेले रहना मतलब कि चैलेंजेस और हर एस्पेक्ट बहुत, आई थिंक लोगों को उस समय अपने अंदर एक अलग इंसान नजर आया, एक अलग डायमेंशन नजर आया लाइफ का कोविड के दौरान। सो अच्छा, बिटर स्वीट आई विल से, मोस्टली ऑन द स्वीटर साइड आई विल से, बिकॉज मैं कभी ऐसा हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। मुझे ऐसा कोई सीवियर बीमारी कोविड का मतलब उतना सीवियरिटी नहीं आई मुझे कभी। सो मेरे घर पे सब सेफ थे, सब सही थे। तो उस हिसाब से तो कोविड मेरा ठीक गया।
जहाँ तक बात आती है हमारे गाने की, मदर्स डे पे हमने बनाया था जी हाँ, एंड वो लेट हमने रिलीज किया, बट और कैसे आया यस था? मतलब मैं तो क्या कहूँ, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, अचानक मदर्स डे आया, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और अचानक मैंने आपको फोन किया। हाँ। मैं बोला कि एक ट्यून मैंने बना दी है, आपने फटाफट गाना लिख भी दिया। मतलब ये मेरे लिए खुद में अचंभे की बात है, बिकॉज फिर उसी समय मैंने अपने, मेरा जो फ्रेंड है म्यूजिक प्रोड्यूसर शांतन दत्ता, उनको भी मैंने बोला कि hey, आपको इसमें मतलब यू हैव टू प्रोड्यूस द सॉन्ग, तो फटाफट उनका भी हो गया। और कैसे उसका एक सुंदर सा वीडियो मैंने सबको, हमने, आपको याद होगा, सबको हमने मैसेज किया था, बोला हमारे था, पास वीडियोस आए, वर्ल्ड वाइड आया, यूएस से आए, यूरोप से आए, हर जगह से आया कि अपने अपने लोगों ने क्लिप्स भेजे अपने बच्चों के साथ इन दैट हैप्पी मोमेंट्स, मदर and we use that moments, yes. मदर डॉटर, मदर सन मोमेंट्स, तो हमने यूज किया। एंड मुझे बहुत एक मतलब इतना पॉजिटिव वीडियो वो चीज बना, गाना लोगों को बहुत अच्छा लगा। एंड मेरी माँ है तू सॉन्ग, एंड एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब इट्स लाइक कि जब क्रिएटिविटी आती है, इट स्प्राउट्स, मतलब होता है ना, मूंग को आप जब भिगाते हैं तो एक रात में ही उसका जो वो निकल आता है, इतना फास्ट होता है उसके अंदर। तो मुझे ऐसा ही कुछ, मुझे सॉरी बहुत शायद खराब एग्जांपल था, बट नहीं कोई आई थिंक मुझे लगता है कि उतनी ही जल्दी ये सब हुआ। नहीं, काफी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। मुझे तो बहुत खुशी थी जब सोनू निगम जी ने हमारी टीम की तारीफ की, आपकी तारीफ की, और इस गाने को उन्होंने खुद सुना, तो ये हमारे इंस्पायरिंग था। पर हम आपके लिए विश करते हैं कि आप जल्दी ही हमें कुछ और नए गानों से रूबरू कराएं, मेहनत करें और हम तक लाएं उस मेहनत को। बेस्ट विशेस, और नेक्स्ट इंटरव्यू मैं आपका किसी सॉन्ग के साथ करूँ, ये एक्सपेक्टेड है। बट जाने से पहले मैं चाहूंगी अपनी आवाज में कुछ गुनगुना कर जाएं। और थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए तो एक गाना हो जाए। थैंक यू दीपशिखा, बहुत मजा आया मुझे भी। एंड क्या गाऊं, क्या सुनाना चाहिए, क्या सुनाऊं, चलिए कुछ सोचते हैं। हाँ, गिटार तो है। एक पुराना गाना है, और मैं पुराने गाने बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और शायद आई थिंक अभी सारे पुराने ही आ रहे हैं, पुराने रिक्रिएट हो रहे हैं, बिल्कुल। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छिड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। फिर ले आया मजबूर क्या कीजिए, रास आया रहना दूर क्या कीजिए। दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ,
वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। जो है अलविदा मिलने वाला, जिसकी दीवानी बिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। थैंक यू सो मच अमित, इतना सुरीला साथ देने के लिए और इतना Thank you. इंटरेस्टिंग हमारे साथ बातें करने के लिए थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं जल्दी ही फिर से हम एक सुरीली दुनिया में जाएंगे और एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आपके साथ करेंगे कुछ नए गानों के साथ। एब्सोल्युटली, मुझे बहुत अच्छा लगा। लुकिंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, बेस्ट विशेस आपके लिए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।